बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मशीन लर्निंग। हम डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर अदनान आबिद। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस वक्त आपको टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के कुछ जनरल स्टेप्स नज़र आ रहे हैं। हमारे पास रॉ टेक्स्ट एज इनपुट आता है। इस इनपुट टेक्स्ट की हम टोकनाइजेशन करते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम उसको मे बी लफ्ज़ों के लेवल पे तोड़ दें। स्पेस को हम डिलिमिटर मान के और तमाम लफ्ज़ों को अलग अलग कर दें। फॉर इंस्टेंस इस सेंटेंस में हम प्री प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इन NLP, इस फ्रेज़ को हम, जो टॉपिकल फ्रेज़ है हमारा, इसको हम 5 वर्ड्स में तोड़ दें, स्पेस को डिलिमिटर मानते हैं। टेक्स्ट क्लीनिंग इज़ द नेक्स्ट स्टेप। इसके अंदर अगर कोई नंबर्स हैं या कोई ऐसे इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है तो उसको हम एलिमिनेट कर दें, या ऐसे कैरेक्टर्स जो कि किसी और लैंग्वेज के हैं उनको एलिमिनेट कर देना। पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग की जा सकती है, जिस तरह के इनमें से कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा प्रपोजिशन है, कौन सा वर्ब है। जो हमारे टेक्स्ट में इन्वॉल्व वर्ड्स हैं उनको पार्ट ऑफ स्पीच के टैग्स असाइन करना और अप्रोप्रिएट और करेक्ट टैग्स असाइन करना, ये भी प्री प्रोसेसिंग का एक पार्ट हो सकता है। स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करना। स्टॉप वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने में मदद देते हैं और ऐसा उनका मानवीय एतबार से बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। फॉर इंस्टेंस आर्टिकल्स ए एंड दी और प्रपोजिशन ऑफ, इन, ये सब स्टॉप वर्ड्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं और इनको हम कई सारे केसेस में एलिमिनेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से ऑफ और इन को अगर एलिमिनेट कर दिया जाए तो ये स्टॉप वर्ड रिमूवल कहलाएगा। इसी तरह लेमेटाइजेशन है। लेमेटाइजेशन जो है वो लफ्ज़ को उसके रूट वर्ड के ऊपर मैप करना है, और इसी का एक कज़न जो है वो स्टेमिंग होता है, जो कि लफ्ज़ों की इन्फ्लेक्शंस जो हैं उनको ख़त्म करके उन्हें एक बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो स्टेमिंग के अंदर हम एक्चुअली कुछ जो कैरेक्टर्स हैं उनको ड्रॉप कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इस प्री प्रोसेसिंग के अंदर से ING आखिरी और PRE जो प्रीफिक्स और सफिक्स हैं इनको रिमूव करना जो है वो स्टेमिंग में फॉल करता है। जबकि अगर हमारे पास लिखा हुआ है वेंट और उस वेंट को गो में कन्वर्ट करना हो तो वो लेमेटाइजेशन होगा कि हम उसे रूट फॉर्म में उसकी कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसके इन सारे चीज़ों के बाद हमारे पास क्लीन टेक्स्ट आ जाता है और उसके बाद फिर हम इस पोजीशन में होते हैं कि उस पर मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई कर सकें। इन्हीं स्टेप्स को अगर हम और ज़्यादा डिटेल में देखें तो ये टेक्स्ट रैंगलिंग और प्री प्रोसेसिंग, ये दोनों टर्मिनोलॉजीज, क्लीनिंग की जगह रैंगलिंग का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, जो कि क्वालिटी एश्योर्ड टेक्स्ट बनाना और मेंटेन करना, उस कॉन्टेक्स्ट में ये ज़्यादा टेक्निकली रिच लफ्ज़ समझा जाता है और प्री प्रोसेसिंग के ज़रिए ही ये सारा काम किया जाता है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि लोअर केस में कन्वर्ट कर देने से वोकैबुलरी हमारी कम हो जाती है, केसेस के सारे झगड़े ख़त्म हो जाते हैं कि अपर केस, मिक्स केस या लोअर केस में कोई लफ्ज़ लिखा हुआ है वो सब लोअर केस में होने से वो एक ही लफ्ज़ वेरिएंट सारे एक ही लफ्ज़ बन जाते हैं। HTML के टैग्स को रिमूव करना, जो कि हम बात कर रहे थे क्लीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में, और इसी तरह से बाकी की सारी चीज़ें भी जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस की, वो सारी की सारी टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग और क्लीनिंग में फॉल करती हैं। सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग और पार्सिंग के थ्रू, और पार्सिंग के डिफरेंट हमारे पास अप्रोचेज हैं। डिपेंडेंसी पार्सिंग फॉर एग्जांपल, उसमें हम ये फिगर आउट करते हैं कि कौन सा जो प्रोनाउन है वो किस नाउन को एक्चुअली पॉइंट कर रहा है। इस तरह से हम डिपेंडेंसी पार्सर्स के थ्रू इस चीज़ को फिगर आउट करते हैं। और सेंटेंसेस को फ्रेजेस में ब्रेक करना जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्सिंग होती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं एक गिवन सेंटेंस के। तो ये डिफरेंट पार्सिंग स्ट्रक्चर्स भी हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। और फिर इसी तरह से प्रोसेसिंग एंड फंक्शनैलिटी के एंड से अगर हम देखें कि हम इन चीज़ों को इस तरह की प्री प्रोसेसिंग को करके हम काम किस नौइयत के कर सकते हैं, तो उसमें नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन है कि कोई जो एंटिटी है वो किसी बिल्डिंग का नाम है, किसी शख्स का नाम है, किसी फिल्म का नाम है, किसी ड्रामा का नाम है, तो ये नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन है। एनग्राम्स जो होते हैं वो हम वर्ड्स को जनरली अगर हर लफ्ज़ को अलग अलग ट्रीट किया जाए तो वो 1 ग्राम होता है। अगर दो लफ्ज़ों के सेट्स बना के डाटा प्रोसेसिंग इन NLP तो ये बाईग्राम बनेगा। और इसी तरह 3 लफ्ज़ों के अगर हम ग्रुप्स बना लें तो उसे हम ट्राईग्राम कहेंगे, तो ये उसे जनरलाइज करके एनग्राम कहा जाता है। टॉपिकल मॉडलिंग एंड सेगमेंटेशन, इमोशन सेंटिमेंट एनालिसिस, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड एक्सट्रैक्शन, क्वेश्चन आंसरिंग, ये वो सारे टास्क हैं जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर हम करने की कोशिश करते हैं आफ्टर प्री प्रोसेसिंग।
ये एक मैनिफेस्टेशन है जिसमें कि हमारा एक सेंटेंस, पियर विंकन 61 ईयर ओल्ड विल ज्वाइन द बोर्ड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नवंबर 29। ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हमने एक पार्सर के थ्रू पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग करके इसको हमने इसकी स्क्रीनशॉट ली हुई है। तो आप देख रहे हैं कि ग्रीन कलर में जो वर्ड्स लिखे हैं वो एक्चुअली सेंटेंस के वर्ड्स हैं, और फिर ये नाउन, फ्रेज, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स हैं, और हर चीज़ जो है वो आपको ओवरऑल पूरी अम्ब्रेला एक सेंटेंस है, और उस सेंटेंस के अंदर वो डिफरेंट फ्रेजल स्ट्रक्चर भी हमें नज़र आ रहा है, और डाउन द लाइन हर एक वर्ड जो है उसको अप्रोप्रिएट जो टैग है वो असाइन हुआ। इसी तरह हमारे पास सेमेंटिक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ऑन्टोलॉजीज़ बनाई गई। एक टाइम तक ऑन्टोलॉजीज़ 2010 तक काफ़ी वाइडली यूज़ हो रही थी सेमेंटिक या मानवीय एतबार से टेक्स्ट को प्रोसेस करने में, और जो हमारे फॉर एग्जांपल सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स करते थे। तो ये एक गिवन डोमेन के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करना विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड नॉलेज सेट्स, ये पूरा जो एक फिनोमेना है इसको ऑन्टोलॉजी कहा जाता था। आप इस वक्त ये एक मैनिफेस्टेशन देख रहे हैं एक ऑन्टोलॉजी की, जिसके अंदर के हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर किस तरह से कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट करके एक ऑन्टोलॉजी बनाई गई, और इसी तरह इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अंदर जो रिसर्च वर्क है या जो काम हो रहा है उसको कनेक्ट करने के लिए और एक दूसरे से रिलेट करने के लिए एक ऑन्टोलॉजी हमें डाउन द लाइन नज़र आ रही है। तो ये डिफरेंट डोमेन स्पेसिफिक ऑन्टोलॉजीज़ जो हैं वो बनाई जाती थी। अक्रॉस द डोमेन ऑन्टोलॉजीज़ भी बनाई गई जो कि और ज़्यादा रिचनेस देने के लिए और उन्हें जनरलाइज यूजेज ऑफ ऑन्टोलॉजीज़ के लिए, लेकिन डोमिनेंटली ये डोमेन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर अच्छा काम कर पाती हैं। ओपन एंडेड कॉन्टेक्स्ट में ये इतना अच्छा काम नहीं कर पाती। और इसी तरह फिर आगे जब हम चले तो फिर हमारे पास जब वेक्टर स्पेसेस में हम गए तो फिर हमने देखा कि जो वर्ड्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं और फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के साथ इस्तेमाल होते हैं, वो एक दूसरे से कहीं करीब ही लाई कर रहे होते हैं। जो सिमिलैरिटी है या रिलेटेडनेस है उसका एक मेजर बन गया हमारे पास। फॉर इंस्टेंस ये मेल फीमेल का जो एक कॉन्टेक्स्ट है, किंग और क्वीन का, मैन और वुमन का, ये हमें नज़र आ रहा है एक वेक्टर स्पेस में। और यहाँ पे कंट्री और कैपिटल का एक कनेक्शन आपको नज़र आ रहा है, इटली, रोम, जर्मनी, बर्लिन, टर्की, अंकारा एट्सेट्रा। तो इस तरह से कंट्री और कैपिटल का भी हमें एक कनेक्शन नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ को इनिशियली तो वो कोसाइन सिमिलैरिटी और इस टाइप की चीज़ों से रिजॉल्व किया गया, लेकिन डाउन द लाइन गूगल और फेसबुक ने जब उनके पास बेशुमार डाटा इकट्ठा हो गया, टेक्सचुअल डाटा, तो उन्होंने क्या किया कि वर्ड एम्बेडिंग्स आइडेंटिफाई की, जो कि अगेन इसी तरह से कि एक गिवन वेक्टर स्पेस के अंदर कौन से अल्फाज एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब प्लॉट हो रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो सारे अल्फाज जो हैं इस इंट्यूशन की बुनियाद पे कि वो मिलते जुलते अल्फाज या एक दूसरे से रिलेटेड अल्फाज, मिलना जुलना एक चीज़ है और रिलेटेड होना एक दूसरी चीज़ है। तो रिलेटेड वर्ड्स जो हैं वो वेक्टर स्पेस में एक दूसरे से निस्बतन करीब प्लॉट होते हैं। तो इस बुनियाद पे एक सर्टन डायमेंशंस को सामने रखते हुए वर्ड्स की उनकी बुनियाद पे दीगर वर्ड्स की उनके साथ जो नियरनेस है उसकी डिग्री को आइडेंटिफाई करना, इसको वर्ड एम्बेडिंग कहा। इसी तरह अटेंशन मैकेनिज्म्स इंट्रोड्यूस किए गए डाउन द लाइन, जो कि डीप लर्निंग मॉडल के जो एनकोडर डिकोडर मॉडल्स हैं उनके अंदर बड़े वाइडली इस्तेमाल हुए, जो कि टेक्स्ट जनरेटर्स का काम करने में एनकोडर डिकोडर मॉडल्स काफ़ी इस्तेमाल हुए। और इसमें जो अटेंशन है वो एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट वेक्टर की मदद से ट्रांसलेशन के काम के हमने इंग्लिश को जब चाइनीज़ में ट्रांसलेट करना है तो वो किस तरह से करना है, या जापानीज़ में ट्रांसलेट करना है तो किस तरह से करना है। तो इसमें तमाम अल्फाज जो हैं उनका एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर एनकोडर की मदद से बनाया गया, और डिकोडर जो है वो जब टेक्स्ट जनरेट करेगा तो वो इस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर को इस्तेमाल करते हुए फिगर आउट करेगा कि जो ट्रांसलेशन का जो वर्ड्स हम जनरेट कर रहे हैं वो एनकोडर या इनपुट जो वर्ड्स हैं उनके साथ किस कदर इन्फ्लुएंस हो रहा है दीगर वर्ड्स के साथ। तो उनकी जो वेटेज है वो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में है, और इस तरह से वो अटेंशन में इन वेट्स को मैनिपुलेट करने में हमारा मददगार साबित होती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए जो पुरानी लाइब्रेरीज हैं उनमें ओपन NLP, स्टैनफोर्ड की नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की लाइब्रेरी है, स्पेसी है, इसी तरह NLT के नेचुरल लैंग्वेज टूल किट है जो कि पाइथन की अवेलेबल है। ये सारी लाइब्रेरीज बड़ी ज़बरदस्त काम कर रही हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारे नए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ गए हैं जो कि GPT-3 और 4 हमारे पास हैं, और इसी तरह बार्ड हैं, तो ये भी बड़े रिच
मॉडल्स हैं जिनको कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एरिया जो है रिसेंट पास्ट में इसने बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से और कई तरह की नई चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने पर्टिकुलरली GPT-3 और 4 आने से सामने आई हैं। ओपन एआई ने GPT-3 और GPT-4 मॉडल्स निकाले, जबकि गूगल ने बार्ड के नाम से एआई चैटबॉट जो है जनरेटिव एआई का चैटबॉट वो इंट्रोड्यूस कराया। तो ये डायलॉग बेस्ड टेक्स्ट जनरेशन मॉडल्स हैं जिनके अंदर हम इंटरेक्टिव तरीके से प्रॉम्प्ट्स के थ्रू डायलॉग बेस्ड डिस्कवरी कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन सिस्टम। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि एक स्टोरी लिखो और स्टोरी का प्लॉट दे दूँ उसे GPT मॉडल को और उसे कहूँ कि तुम इन कैरेक्टर्स और इन सेटिंग्स के ऊपर मुझे एक स्टोरी लिख दो एक अच्छी सी बिगिनिंग और एंडिंग के साथ, और ये स्टोरी क्लास 8 ग्रेड के स्टूडेंट के मुताबिक ही होनी चाहिए, तो आज जो चैट GPT-3 है वो ये काम कर देता है। GPT-4 जो है वो मल्टी मॉडल है जो कि वॉइस और टेक्स्ट और इमेजेस और वीडियोस सारों के ऊपर काम कर सकते हैं। ये जो मॉडल्स हैं ये भी अगेन प्रॉम्प्ट्स इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हैं वो हमें प्रोवाइड किए गए हैं और डिफरेंट APIs प्रोवाइड की गई हैं जिनके थ्रू हम इन मॉडल्स को अपने सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक बड़ी ज़बरदस्त और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है रिसेंटली, जो कि काइंड ऑफ डिसरप्टिव भी हो सकती है, जिसको एंटिसिपेट यही किया जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएगी और बड़ी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करेगी हमारे सारे के सारे कंप्यूटर की यूटिलाइजेशन और वर्किंग को, और हमारा काम जो हम पहले मैनुअली बहुत कुछ किया करते थे अब वो ऑटोमेटेड तरीके से हमारे पास हो जाया करेगा, और हमें अब इसको स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये इंटरेस्टिंग चीज़ें पसंद आई होंगी। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बैग ऑफ वर्ड मॉडल को और उसके कुछ इंट्रिंसिक डिटेल्स। अंटिल देन एंजॉय मशीन लर्निंग।